हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट। इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट। इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट। चलिए, फर्स्ट है आपके पास, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है आप जानते हैं, आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। ठीक है, एसआई यूनिट होती है एम्पियर, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं। एसआई यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, और डायरेक्शन होती है, दो टाइप की करंट होती है। दो टाइप की करंट होती है, कौन कौन सी करंट होती है, एक होती है इंस्टेंटेनियस करंट, जो कि किसी टाइम पे पूछी गई है। इंस्टेंटेनियस करंट मतलब ताक्षणिक या क्षणिक करंट जिसको बोलते हैं, जो कि क्या होती है, आई इंस्टेंटेनियस इक्वल टू कितना होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है। एक होता है एवरेज करंट, जब आपके पास क्या बहुत सारी करंट दी हो, उनका क्या किया आपने, सम किया, एवरेज करंट। ये होता है आई एवरेज। आई एवरेज इक्वल टू कितना होता है आपके पास, जितना सम ऑफ चार्ज और कितना एवरेज टाइम लिया। ठीक है, तो इसी चीज को बोला जाता है, ऑलरेडी हम क्वांटाइजेशन रूल के अकॉर्डिंग पढ़ चुके हैं, एन ई होता है अपॉन टी, इसीलिए इसको बोला जाता है कूलाम पर सेकेंड। इसको क्या बोला जाता है, एम्पियर बोला जाता है। ठीक है, और अगर सर्कुलर पाथ में, लेट सपोज सर्कुलर पाथ की कहानी है, सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ में क्या हो जाएगा आपके पास, जो अगर कोई सर्कुलर पाथ कैसा है, ऐसा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मान लीजिए सर्कल में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, कोई चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो जो करंट होगी एवरेज, वो क्या हो जाएगी आपके पास, क्यू बाई टी जानते हैं सब, और यहाँ से एन ई बाई टी। अब ये जो वन अपॉन टी क्या होता है, फ्रिक्वेंसी होता है, क्योंकि आप जानते हैं टी इक्वल टू वन अपॉन एफ होता है। यहाँ से आपको पता चला कि जो आई है वो क्यू एफ होता है, क्या होता है, क्यू एफ। ठीक है, और क्यू की जगह मैं एन ई रख दूं, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन ई एफ। इन केस ऑफ सर्कुलर करंट कितनी हो जाएगी आपके पास, एन ई एफ। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि करंट कब बनती है कब नहीं बनती है। तो नेक्स्ट है आपके पास, एक साइड लिख रहे हैं हम थर्मल वेलोसिटी, एक साइड लिख रहे हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी और एक तरफ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब थर्मल वेलोसिटी क्या होता है कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई एक वायर का टुकड़ा है, वायर है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मान लीजिए इधर मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर कर रहा है मूव, कोई ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों का क्या है इसमें, क्या है, इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन है। क्या है, रैंडम मोशन। रैंडम मोशन मतलब क्या है, एक वीडियो विजिबल नहीं है, ब्लैक स्क्रीन विजिबल आपको, ठीक है, अब विजिबल है, आई थिंक अब विजिबल होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या है, रैंडम मोशन है। ठीक है, कैसा है, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन है। ठीक है, रैंडम मोशन।
रैंडम मोशन है। अब रैंडम मोशन है तो देखिए कोई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, तो जिसकी वजह से करंट नहीं आती, ठीक है, जिसकी वजह से करंट नहीं आती, करंट नहीं आती। क्यों नहीं आती है? क्योंकि देखिए, अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूँ, इन सब इलेक्ट्रॉन की एवरेज, तो मान लीजिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के पास जो वेलोसिटी है v1 है, सेकंड वाले के पास v2 है, थर्ड वाले के पास v3 है। मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन थे और हमने कहा ऐसा जाते जा रहा है n इलेक्ट्रॉन। तो देखिए कि अगर आपके पास एवरेज वेलोसिटी, देखो मान लीजिए पहला वाला ऊपर जा रहा है, दूसरा वाला नीचे आ रहा है, तो जो एवरेज होगा वो ये क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी तो कितना हो जाएगा? अगर एवरेज वेलोसिटी जीरो है तो करंट, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर ही नहीं रहा है एवरेज, तो क्या हो जाएगा? करंट क्या हो जाएगी इस केस में? जीरो हो जाएगी, करंट फ्लो नहीं होती। आप बोलोगे कि एग्जाम्पल बता सकते हो आप ऐसी किसी चीज का? बिल्कुल, मैं इसमें एग्जाम्पल बता सकता हूँ। कैसे? जैसे देखोगे कि आप मेटल को गर्म कर रहे हो, कोई धातु का एक टुकड़ा गर्म कर रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो? मेटल धातु का एक टुकड़ा क्या कर रहे हो आप? गर्म कर रहे हो। तो आप देखोगे, आप जब आप इसको गर्म करोगे तो क्या होगा? करंट फ्लो नहीं होगा उसमें, बल्कि वो हीट करेगा, ठीक है, गर्म तो होगा लेकिन उसमें क्या है, करंट फ्लो नहीं होता। तो आप बोलते हो मेटल को गर्म करने पर, करने पर इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, इलेक्ट्रॉन का मोशन रैंडम होता है। कैसा होता है? रैंडम होता है। पर इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें करंट फ्लो होगा, इसका मतलब इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। ये था इसका एग्जांपल। अब आते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको बोलते हैं हिंदी में ताप्य वेग, ताप्य वेग, इसको बोलते हैं अनुगमन वेग, अनुगमन वेग। अब अनुगमन वेग में होता क्या है कि जब आप ये देखिए कि जब आप क्या करते हो, ये कोई एक मेटल का टुकड़ा है या वायर का टुकड़ा है, जब आप इसको किससे जोड़ देते हैं? बैटरी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं? बैटरी से जोड़ देते हैं। या आप बोलते हो कि हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। अब अगर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन इधर क्या करेंगे? सारे इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना शुरू कर देंगे। क्या करेंगे? इधर मूव करना शुरू कर देंगे। इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर होगी। अब आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आया? बैटरी लगाने से। क्या लगा दिया आपने? बैटरी लगाई। तो बैटरी लगाने से क्या होगा? अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बैटरी कनेक्ट की, ठीक है, इससे क्या किया आपने? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो इस जो इलेक्ट्रॉन है इस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? F इक्वल टू क्यू ई। क्यू क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ई इज ए फील्ड। ई कौन सा? ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो बैटरी के द्वारा दिया। अब जो फोर्स की वैल्यू होती है यहाँ पर F इक्वल टू एम ए, पढ़ा आप लोगों ने? बिल्कुल पढ़ा होगा, F इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे क्या F इक्वल टू एम ए, ये पढ़ा आपने, न्यूटन का सेकेंड लॉ। ए इक्वल टू एफ बाई एम। अगर मैं ऊपर से रख दूं F की वैल्यू, ई बाय एफ अपॉन एम, ये को क्या आ गया आपके पास? एक्सेलरेशन। अब देखो फोर्स किधर लग रहा था? ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इधर मूव कर रहा है, तो इस पर क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा ये। अगर इस पे फोर्स इधर लग, किधर लगेगा? इसी डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अब क्या है आपके पास इसमें? जो एवरेज वेलोसिटी आएगी इलेक्ट्रॉन की, एवरेज वेलोसिटी, वो क्या आ जाएगी? मान लीजिए पहले वाले इलेक्ट्रॉन के पास v1 है, दूसरे वाले के पास v2 है, तीसरे वाले के पास v3 है, ऐसा कहां तक? n तक, डिवाइड बाय n। तो अब इनकी जो वेलोसिटी है वो जीरो नहीं होगी, नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यहां पर करंट भी जीरो नहीं होगी। क्या है? करंट भी जीरो नहीं होगी, ठीक है। आपके एलटी के पेपर में भी यही क्वेश्चन आया था, किसके वजह से करंट फ्लो होती है, ठीक है। तो अब क्या है, करंट की वैल्यू कितनी होगी फिर? अगर जीरो नहीं है तो करंट की वैल्यू कितनी? ठीक है,
नेक्स्ट स्लाइड ऐड करता हूँ मैं। इतना सबको क्लियर है? इतना सबको क्लियर है? आई थिंक नीचे वाला नहीं दिख रहा, आप लोगों को नहीं दिख रहा है। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने? तो थर्मल वेलोसिटी की वजह से, जैसे आपने किसी मेटल के टुकड़े को गर्म कर रहे हो तो उसमें थर्मल मोशन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन होता है, जिसकी वजह से उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। और अगर आपके पास कोई बैटरी लगा दी तो अब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक डायरेक्शन में अलाइन होंगे, मूव करेंगे। और ये जब क्या आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, किसकी हेल्प से किया? इलेक्ट्रिक बैटरी, बैटरी जो आपने लगाई इसकी हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा होगा। अब ये क्या हो जाएगी, फील्ड फोर्स इधर लग रहा होगा इसमें, तो फील्ड इधर लग रही होगी। ठीक है, तो चलिए, तो चलिए, अब ये करंट अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो कितनी होती है? ठीक है, तो करंट जब आप, मैं 12th में था तो हमारे क्लास में एक लड़की थी, उसका नाम था वीना। क्या नाम था? वीना। तो मुझे तब से करंट की वैल्यू याद है कि जो करंट है वो है वीना। ठीक है, वीना। ठीक है, आप भी याद रख सकते हैं, वीना। तो अब से जब भी आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट करंट की, करंट कितना होगा ये पूछा जाए तो आप याद रखोगे वीना। हिंदी में लिख दिया मैंने वीना। ठीक है, वी मतलब होता है आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, और ए जो होता है, एन होता है आपके पास नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यानी जो चार्ज कैरियर है, जो वाहक है, आवेश वाहक है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं। ठीक है, तो इस ये है एन, और वी डी हो गया आपके पास। अब बचा आपके पास क्या है? ए बचा। तो ए क्या है? ए है आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो अब आपको करंट याद रहेगा। आपके साथ में भी अगर कोई वीना थी तो याद रख सकते हैं। ठीक है, नहीं थी तो याद रखना कि मेरे साथ कोई एक वीना पढ़ती थी, तो आप लोगों को ये याद रहेगा। ठीक है, अब जब भी आपको अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछी जाए तो आप एकदम से यहाँ से सारे रिजल्ट निकाल सकते हो। मतलब डी बाई क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन, क्या हो जाएगा, एन ई ए। ठीक है, अगर आपसे पूछते हैं कोई कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, तो अगर आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है कि अगर आपके पास क्या है, ठीक है, अगर आपके पास क्या है, देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कभी भी इंक्रीज ऑर्डर की नहीं होती। ठीक है, देखिए क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है एक्चुअल में। देखिए आपने अगर मेटल में देखा होगा तो दो इलेक्ट्रॉन, ये मान लीजिए तीन इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से दौड़ा, इस पे टकरा गया, तो इस, और फिर ये इलेक्ट्रॉन फिर से दौड़ेगा और फिर इससे टकराएगा। आप बोलोगे ऑर्डिनरी वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या अंतर है? ऑर्डिनरी वेलोसिटी में है कि आप अपने घर से ग्राउंड के एक पार्क तक गए और आप बढ़ते गए स्पीड से, जैसे जैसे आपको लगा आप तेजी से और बढ़े, ये वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गई कि आपके पास ये यहां का इलेक्ट्रॉन भागा और यहां पर टकरा गया, सो जो स्पीड तेज थी और एकदम टकरा के स्पीड जीरो हो गई, कम हो गई। फिर ये इलेक्ट्रॉन और भागा यहां पर, इस इलेक्ट्रॉन से टकराया तो स्पीड हो गई। तो नहीं, हम कहते हैं कि अगर आपके बाद वो वो वेलोसिटी, वो स्मॉल वेलोसिटी जो कि क्या होती है, कॉलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में फ्लो करता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर थी, इस इलेक्ट्रॉन के पास जो स्पीड आई इसको ही बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी। ठीक है, वीडी। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए
कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बताइए हमें, कितना होता है एक्सप्रेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो आप क्या याद रखोगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चलिए मैं नेक्स्ट हेडिंग लगा रहा हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। तो एक तो आपने वीना वाला फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा, वीना, तो यहां से निकाल सकते हो, वी डी इक्वल टू आई ई एन ए। अब ये तो है ठीक है, पर अगर मैं इस डेफिनेशन, जो मैंने ये डेफिनेशन बताई कि इलेक्ट्रॉन यहां से मूव हुआ, यहाँ टकराया, यहां पर रुक गया, फिर मूव किया, तो ये जो वेलोसिटी है इस इलेक्ट्रॉन के पास, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी। यहां से भी ठीक है, लेकिन अगर आपको कॉलिजन वाले कंसेप्ट से पूछा जाए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, तो देखिए कि अगर लेट सपोज मेरे पास ये दो इलेक्ट्रॉन है, अब ये फर्स्ट कॉलिजन है और ये क्या है, सेकंड कॉलिजन है। कॉलिजन का मतलब समझते हैं सब, टकराना, टकराव, कॉलिजन। अब इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये इस पे टकराया या ये इस पे टकराया, जिसको भी आप, इनके बीच जो टाइम इंटरवल होता है टकराने, देखो एक चीज टकराई, देखो यहाँ पर, वापस आते हैं, ये गया यहां से, देखिए कितने स्पीड से गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये टकरा गया, क्या हो गया, टकरा गया, टकरा गया, इस पे टकरा गया, फिर ये रिलैक्स हो गया, फिर इसने बढ़ना शुरू किया और यहां तक बढ़ा, फिर इससे टकराया। इसके और इसके बीच जो इसने टाइम लिया ना, रिलैक्स रहा, जब ये टकराया नहीं किसी से, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो ये टकराया, सोचो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया था, सोचो समझो, यहाँ पर आया और इससे टकराया, टकराने के बाद वो एकदम रुक गया, फिर उसने मूव करना शुरू कर दिया आगे की ओर। तो जब तक वो दोबारा नहीं टकराता, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं उसको, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन टाइम, क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। अब एक चीज जान लीजिए आप, अगर मुझे रिलैक्सेशन टाइम की फॉर्म में, मैं यहां पर हेडिंग लगाता हूं, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर एक्सप्रेशन की बात करते हैं हम, तो वी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए टाउ, ए इज एक्सेलरेशन, ए इज एक्सेलरेशन, टाउ तो जानते हैं आप रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन क्या होता है, जब टकराया उसके बाद जो रिलैक्स हुआ, वो रिलैक्सेशन, जब तक दोबारा नहीं टकराया, उस टाइम को जितना उसने टाइम लिया, ठीक है, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब आप लोग जानते हैं कि ए की वैल्यू हमने क्या पढ़ी अभी, ए की वैल्यू पढ़ी थी हमने, कितना पढ़ा था, ई अपॉन एम, भूल जाओगे तो एक सेकंड में निकाल दोगे, एफ इक्वल टू एम ए, एम इक्वल टू एफ बाई ए। अब एफ क्या होता है, ई यानी क्यू बाई ई बाई ए, सॉरी एम, सॉरी नॉट ए, हाँ सॉरी, ठीक है, वापस आते हैं, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, एफ बाई एम, ठीक है, एफ इज इक्वल टू ई बाई, ठीक है, बाई एम। इस चीज को मैं रख दूं यहाँ पर, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो वी डी जो है, अगर टाउ के रिस्पेक्ट में पूछा जाए, तो ई बाई टाउ बाई एम, एक तो हो गया ये। अब कभी पूछा जाता है एक और फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। तो अगर आपने देखा होगा कि अगर ये कोई वायर था, लेट्स सपोज ये वायर था, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन है इधर की ओर फ्लो किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इधर की ओर। आप जानते हैं, मान लीजिए जो वायर लिया था आपने, इसकी लेंथ एल है, तो आप जानते हैं कि डेल्टा वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डॉट डी एल, ये तो पढ़ा आप लोगों ने। अब आप बोलोगे कैसे पढ़ा हमने, हमने पढ़ाया था आपको कि क्या है, ई क्या कितना होता है आपके पास, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ एक्स, यही तो बोला था। ये एक्स क्या था, डिस्टेंस ही तो था, तो ये मैंने लिख दिया इस फॉर्म में, ई डॉट डी एल, या डी एल बोल दूं या डी बोल दूं, पर ब्रैकेट में माइनस इसलिए हट गया। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी है, ई तो ऐसी रहेगा, डी कितना है, लेंथ जितनी है, ई डॉट ए एल, ये बहुत बार हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ से ई की वैल्यू रख दूं, तो वी डी इक्वल टू ई, ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी बाई टाउ एम एल, इस फॉर्म में भी पूछा जाएगा, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। तो ये याद है आप लोगों को, नहीं याद है तो यहाँ से देखो, ये करवाया था मैंने, ई डॉट डी एल या डी एक्स बोल देते हैं,
x की जगह आप डिस्टेंस जो है वो ले लीजिए, ठीक है, इसलिए दोनों को मॉडुलस में लिखा। तो ये याद रहना चाहिए कि v इक्वल टू ई डॉट डी एस, ई डॉट डी होता है, ये तो हमेशा याद होना चाहिए आपको, पहले भी बताया मैंने, ठीक है। इतना तो ये इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल हो गए। क्लियर है इतना? सब लोगों को समझ आ रहा है, तेज हो रहा है? एक बार सब लोग बता दीजिए, जो जो लोग ऑनलाइन है, ठीक चल रहा है? चलिए, अब है नेक्स्ट हेडिंग है एनर्जी गेन, एनर्जी गेन, एनर्जी गेन बाय टू इलेक्ट्रॉन, बाय टू इलेक्ट, या ऐसे लिख सकते हैं विद, ये गड़बड़ हो गई, एक मिनट, बोर्ड हमारा हैंग हो गया। इलेक्ट्रॉन गेन, सॉरी, एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू कॉलिजन। अच्छा, क्या कह रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ हमको नहीं समझ आया, बिटवीन टू कॉलिजन। अब देखिए, अगर आपके पास, देखा होगा आप लोगों ने, जो जो स्कूटी चलाते हैं, जब आप क्या करते हो, किसी आदमी से टकराते हो स्कूटी या बाइक से, तो आप तेजी से क्या करते हो, मतलब अगर आपकी स्पीड 20 की थी, टकरा के क्या हो जाएगा, आपकी गाड़ी की स्पीड बहुत तेज हो जाएगी टकराने। तो कहने का मतलब ये कि आपकी जो स्कूटी थी उसने एनर्जी गेन कर ली। कितनी एनर्जी गेन करते हो, कितनी होती है एनर्जी? तो ऐसे इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए यहाँ से आया और इस पे टकरा गया, ये इलेक्ट्रॉन आया और इस वाले इलेक्ट्रॉन पे टकरा गया। अब क्योंकि एनर्जी तो टकराएगा तो अपनी थर्मल एनर्जी तो देगा उसको, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल काइनेटिक एनर्जी तो देगा इस इलेक्ट्रॉन को, या ये इससे टकराएगा तो ये इसको देगा। और ये टकराने से पहले अभी इसके बीच का कितना टाइम था, वो था टाउ, जिसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। भाई अभी रिलैक्स है, ये इसके बीच टकरा नहीं रहा है, तो वो न्यूनतम टाइम जब वो टकराया नहीं, जब जिस टाइम पर रिलैक्स है। वैसे ही जितना ये पाथ ट्रेवल करता है ना टकराने के लिए, टकराने से पहले जितना इसने पाथ किए ट्रेवल किया, इसको बोलते हैं लैम्डा। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। क्या बोल देते हैं? मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, लैम्डा। अब आप जानते हैं कि अगर दो इलेक्ट्रॉन है, मतलब मान लीजिए आपके पास ये है और ये है, तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है, तो इनके टकराने के बीच का कितना डिस्टेंस है, लैम्डा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया। तो आप जानते हैं, अभी अभी पढ़ा है हमने, कितना पढ़ा है आपको, डेल्टा वी इक्वल टू कितना पढ़ा है, ई डॉट डी, डी मतलब इनके बीच का डिस्टेंस, और अब की बार डिस्टेंस कितना है, एल है, लैम्डा है, सॉरी एल नहीं है, तो ये हो गया।
अब कितनी एनर्जी गेन करेगा, यानी आपकी स्कूटी जब किसी से टकराई तो कितनी एनर्जी गेन करेगा वो, तो मैं लिख रहा हूं जो एनर्जी होगी वो वर्क के इक्वल होगी। आप ये सब जानते हैं। वर्क क्या होता है, W इक्वल टू कितना होता है, क्यू वी होता है। यही तो होता है, क्योंकि V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। अब यहां से एनर्जी गेन कितना हो जाएगा, एनर्जी गेन हो जाएगा आपके पास, यानी एनर्जी कितनी गेन हुई, कितनी इंक्रीज हुई, क्यू लैम्डा, वी की वैल्यू कितनी, ई डॉट टी एल। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है कि कॉलिजन होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी गेन हुई वो कितनी हुई, तो आसानी से आप इससे निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अब इधर लिखते हैं मोबिलिटी, म्यू। ठीक है, अब मैं इसको इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी लिखूं या मोबिलिटी लिख देता हूँ, नॉर्मली जनरली मैं मोबिलिटी लिखता हूँ, ताकि आप केवल इलेक्ट्रॉन के ना समझे। होल्स की भी मोबिलिटी होती है, ठीक है, आपकी भी मोबिलिटी होती है। कैसे पता चलती है हमारी मोबिलिटी, आपको किसी काम को करने को बोल दिया जाए और आप आराम से जाते हैं, तो ये क्या आपकी मोबिलिटी है। यानी अगर एबिलिटी ऑफ चार्ज या एबिलिटी कोई भी आदमी हो ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन है तो हम यहाँ फील्ड की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है या मीडियम में कैसे मूव करता है, कैसे रिस्पॉन्स करता है, उसको बोलते हैं मोबिलिटी। ऑब्वियसली बात है आप, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, आप क्या बोलते हैं, मोबिलिटी मतलब जो कितनी तेजी से, कितनी स्पीड से वो क्या करता है, विसरण करता है। तो मान लीजिए कैसे समझते हैं हम इसको, कि लेट सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी की बात करूंगा यहाँ पर। तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर की ओर है। अब ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर की ओर क्या लग रहा होगा, अनुगमन वेग इधर ही तो लगेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर ही लगेगा, हमने बताया भी आपको। तो जो मोबिलिटी होता है म्यू से इसको दिखाते हैं, हम बोलते हैं इसको वी डी बाई ई, यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में वो इलेक्ट्रॉन कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसकी एसआई यूनिट कितनी है, एसआई यूनिट जानते हैं आप, ऊपर क्या है आपके पास, ऊपर है वोल्ट, वोल्ट क्या होता है, सॉरी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। अब इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आपने पढ़ा, ई वी इक्वल टू कितना होता है, ई डॉट डी एल, ई डॉट मतलब जो भी डिस्टेंस है, ई डॉट डी। यहाँ से अगर मैं ई की यूनिट निकालू तो कितना हो जाएगा, वी बाई डी। वी तो कितना हो गया, कितना हो गया, क्या हो जाएगा आपके पास, वोल्ट पर मीटर। तो अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा, वोल्ट ये आ जाएगा, सही है, ठीक है, क्योंकि ई क्या होता है, वी बाई, ये वोल्ट है, ये मीटर है, ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये जाएगा। अगर मैं डायमेंशन की बात करता हूँ, तो डायमेंशन में कितना जाएगा, आप जानते हैं, एम एल माइनस वन टी स्क्वायर ए। अब बोलोगे कैसे आया, सिंपल सी बात है, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का क्या होता है, डी बाई डी टी, नहीं जानते हो आप लोग। अरे वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट होता है लेंथ में, लेंथ का क्या, मीटर, और ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम का क्या है, टी। तो कितना रहेगा, एम एल टी माइनस वन। अब देखो यहाँ पर नीचे क्या है, ई है, तो निकाल दोगे ई क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है, निकाल दोगे अब तो, बिल्कुल निकाल दोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं ताकि हमको और समझ आए। अ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल जिसके पास वीडी दे रखी है आपके पास 2.5 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड।
इन इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आपके पास वीडी दे रखी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखी है ऑफ इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी कितनी इंटेंसिटी दे रखी है, ई इक्वल टू दे रखा है आपके पास 5 इंटू 10⁻⁻10 वोल्ट मीटर इनवर्स एज म्यू मतलब मोबिलिटी। क्या होगी इसके बाद सोल्यूशन क्या होगा आपके पास, म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई। तो वी डी है 0.5 10⁻³ डिवाइड बाई ई है 5 इंटू 10⁻⁻10। तो कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा आपके पास ये 0.5 बन जाएगा, 0.5 10⁻, कितना हो जाएगा 7 10 3 प्लस के 7। ठीक है, तो इतना आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5 10⁻। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है आपके पास LT 2021 का क्वेश्चन। क्या कहा था LT 2021 के क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन, पूरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं ऐसे, डिटरमाइन दी फील्ड, अच्छा सॉरी, डिटरमाइन दी फील्ड नहीं, डिटरमाइन दी, अच्छा किसी को ऐसा तो नहीं, शोर तो नहीं आ रहा है, नॉइस तो नहीं आ रही है, एनवायरमेंटल नॉइस किसी के ऐसा कोई कंफर्म कर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, मैं तब तक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड थर्मल वेलोसिटी, बी ऑप्शन है नाइदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी नॉर थर्मल वेलोसिटी। एंड सी है ओनली थर्मल वेलोसिटी। एंड डी है आपके पास ओनली ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हिंदी वालों को ही बता देता हूं मैं क्या है, क्वेश्चन ने क्या कहा कि आपके पास बताइए कौन सा कैरेक्टरिस्टिक, कौन सा गुण है जिसके वजह से आप इलेक्ट्रॉन में बताते हैं, करंट को डिटरमाइन करते हैं, चालक में धारा का डिटरमाइन करते हैं, कैसे निकालते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जब आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी और थर्मल वेलोसिटी दोनों हो, कह रहे हैं ना तो थर्मल वेलोसिटी से निकाल सकते हैं हम, ना ही ड्रिफ्ट से। तीसरा कह रहा है केवल थर्मल से निकाल सकते हैं। चौथा कह रहा है केवल अनुगमन वेग से कह रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी जिनका ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट था। चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी जिसको बोलते हैं धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। अच्छा एक चीज और है मुझे जो है
मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा उस चीज़ को, ठीक है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सॉरी करंट डेंसिटी जिसको बोलते हैं, धारा घनत्व। मुझे बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए वो अलग चीज़ है, पर काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन है कि लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम है आई थिंक 31st को है या अप्रैल में, जब भी है, कि हमारा सिलेबस तब तक पूरा करा दीजिए, कि लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम है। तो मैं आपको एक बात इन्फॉर्म कर दूँ, ये एलटी का बैच है, ठीक है? बस इतना कहना चाह रहा हूँ। मैंने लैब असिस्टेंट के लिए बैच शुरू नहीं किया है, ठीक है? जिन लोगों को ऐसा लगता है तो आप लोग प्रिपरेशन कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि मैं तो यहाँ पे प्रॉपरली कराऊंगा टॉपिक बाय टॉपिक, के क्वेश्चन कैसे कैसे कंसेप्ट है, ठीक है? ताकि वो मैं फिर वो उस दिन वाली बात आ जाती जब मैंने पहले भी डिस्कस किया था क्लास में कि आप लोग क्यों चाहते हैं कि सिलेबस जल्दी, ठीक है? तो ये एलटी के लिए, प्रॉपर एलटी के बैच के लिए मैंने कहीं भी इसमें नहीं लिखा, मैंने ये कहा होगा कि बेनिफिशियल और एलटी टीजीटी एग्जाम जितने भी दोगे, पर्टिकुलर जो बैच है वो एलटी का है। मैंने इसी वजह से मैंने कहा होगा कि ईएमटी की सारी क्लासेस रिकॉर्डेड है, पर वो पीजीटी की, मैं यहाँ पर आपके पास जितना ईएमटी पढ़ा रखा वो ऑलरेडी भी मैंने पढ़ा रखा, तो अगर ऐसा होता तब तो सब जगह मैं वही अपलोड कर देता। हम्म? हर चीज का सिलेबस अपना डिफाइंड होता है, आपके लिए बेनिफिट होगा, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन सिलेबस एलटी के हिसाब से ही होगा, टेस्ट भी एलटी के हिसाब से होगा, ठीक है? कोई अगर एमएससी है तो अच्छी बात है, आप लोगों को आता है, एंजॉय करिए उस चीज को, नए कंसेप्ट को सीखिए, क्योंकि पूरी क्लास है मेरे पास, तो मेरे को तो सबका सिलेक्शन चाहिए, सबको फिजिक्स सिखानी है, ठीक है? तो चलिए करंट डेंसिटी पे आते हैं, जे इक्वल टू आई बाई ए। और ऐसा नहीं है 10 लोगों ने मेरे को बताया है कि हमारा लैब असिस्टेंट है ये, ठीक है? तो अभी मैंने क्या कहा था कि आई की वैल्यू कितनी कही थी हमने, जिनको याद नहीं है तो मैंने कहा कि हमारे क्लास में एक वीना थी, अगर आप लोग भूल जाएं तो ये याद रखना, मेरी क्लास में एक वीना थी, ठीक है? वीना। तो ए, ये हो गया, ए से ए कट गया, तो करंट डेंसिटी अपने आप में क्या हो जाएगा, वेन हो जाएगी, ठीक है? क्या हो जाएगी, वेन हो जाएगी। तो ठीक है, वेन हो जाएगी। तो अब देखिए कि अगर आपके पास अ, हम एक कहते हैं कि करंट क्या आ जाएगी, अगर यहाँ से देखा जाए तो जे क्या आ जाएगा आपके पास, जे है यहाँ से वी डी एन ए, ठीक है? वेन आ जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास रिलेशन बिटवीन, चलिए चलिए इसको बाद में करते हैं हम, ठीक है? एक क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं, क्योंकि आपको लग रहा होगा करंट डेंसिटी आसान है। तो करंट डेंसिटी अगर अंडर स्टेडी स्टेट है, अगर अंडर स्टेडी, स्टेडी स्टेट उसको बोलते हैं जो समय के साथ बदलती नहीं है, स्टेडी स्टेट है जो समय के साथ नहीं बदलती, विच इज करेक्ट? ठीक है? ऐसी कोई था जिसका यहाँ से क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग था, ठीक है? इसका बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लीजिए बी साइड है, ये ए साइड है, कह रहे करंट, अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, और हमसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए जे बड़ा या जे बी बड़ा, जे इज ए करंट डेंसिटी, जे बी इज ग्रेटर देन जे ए, या दोनों इक्वल होंगे, सी ऑप्शन, दोनों इक्वल होंगे, या मैं कह रहा हूँ कि डी ऑप्शन कोई भी नहीं होगा, नन ऑफ। तो कौन सा होगा, अगर आप लोग सोच सकते हैं? मैं इस डायग्राम को दोबारा से सही बना देता हूँ। मान लीजिए ये है मेरे पास, बताइए ये बी वाला है और ये ए, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके हिसाब से? आप लोगों ने भी करंट डेंसिटी पढ़ा होगा इसको, ए ऑप्शन। क्यों?
एक्सप्लेन कर सकते हो? एक्सप्लेन कर सकते हो? एरिया कम, बिल्कुल सही बात। देखो अभी तो बताया था हमने कि जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, जिसका एरिया कम उसकी करंट डेंसिटी ज्यादा। तो ए ऑप्शन जिनका भी ए आया वो एकदम करेक्ट है। पर अगर मैं आपको एक दो और रिलेशन बताऊं, करंट क्या होगी? मैं चार ऑप्शन बता देता हूँ, इसमें बताइए करंट क्या होगी। नोट करके लिख देते हैं, करंट क्या होगी। अगर जे की जगह सोचो करंट है तो कौन सा ऑप्शन होगा? अगर करंट की जगह मैं ऐसा दे दूं कि आई ग्रेटर देन आई बी ऑप्शन है, आई ग्रेटर देन आई बी, देन सी ऑप्शन है आई ए इक्वल टू आई बी, तो कौन सा ऑप्शन होगा? चलिए, तब भी ए ऑप्शन होगा। अंकित जी कह रहे तब भी ए ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन कौन कह रहा है? डी ऑप्शन। एक और लिख देता हूँ, डी ऑप्शन। ये अच्छा क्वेश्चन है ना? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी ऑप्शन। अच्छा, ए नहीं कह रहे, बी ऑप्शन। ए भी आ गया, बी भी आ गया, बी ऑप्शन। कैसे? कैसे? हुँ? और अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछूं, चलिए इसमें लिख देता हूं मैं ए वाले की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है। चलिए आपके लिए बहुत है, दो ही ऑप्शन बहुत है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। बताओ। अब तो आप फंस गए। चलिए अब तो मैंने एक और आसान कर दिया। तो आप लोग कहते थे हमको करंट डेंसिटी आती है। हुँ? हुँ? यही होगा तीनों। चलिए कोई नहीं, हम करवाते हैं आपको नोट। इम्पोर्टेंट नोट है। करंट दोनों पे बराबर होगी। लिख लो, ये इम्पोर्टेंट कहानी बता रहा हूँ मैं। दूसरा क्या कहा हमने? जे वाला तो समझ गए थे, करंट डेंसिटी जे वाले की ग्रेटर होगी जे बी। तीसरा चीज क्या कहा हमने? जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो भी किसकी होगी? ए वाले की बड़ी होगी। ठीक है, बस आपकी कहानी खत्म यहाँ पे। चलिए अब आपने नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर, तो सब जानते हैं आर इक्वल टू वी बाई ए, सब जानते हैं। तो अब हमने एक बात पहले भी बता रखी, क्या आर किस पर डिपेंड करता है? वी और आई पर डिपेंड करता है। हुँ? तो आप लिख सकते हैं, एक नोट करके लिखते हैं, इंपॉर्टेंट नोट है कि आर किस पर डिपेंड नहीं करता। आर डू नॉट, हालांकि रेशियो है वी और आई का, वोल्टेज और करंट का। तो आर डू नॉट डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टेंस कभी भी डिपेंड नहीं करता ऑन वी एंड आई पर। फिर किस पर डिपेंड करता है? आर डिपेंड्स ऑन, सबसे पहला किस पे करता है? शेप साइज कैसा है आप,
शेप साइज ऑफ कंडक्टर, ठीक है, कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा इस पर डिपेंड कर। दूसरा प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, कैसी प्रॉपर्टी रखता है वो मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल यानी पदार्थ के गुण पर, पदार्थ के यानी चालक के आकार तथा आकृति पर, ना कि वी और आई पर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखिए कि अगर मैं आपके पास ठीक है, अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात कर लेता हूं, इसकी एसआई यूनिट होती है ओम, ओम जिसको छोटा ओमेगा लिख के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, डायमेंशन देखिए, डायमेंशन क्या होगी, इंपॉर्टेंट है, एलटी में पहले आ रखा है इसका डायमेंशन, एलटी में आ रखा है किसी और एग्जाम में, सी बाई एक आई थिंक एग्जाम, तो आपको आर का डायमेंशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब बात करेंगे हम डायमेंशन, किसका डायमेंशन, तो ये वी है ये आई है, वैसे भी आप निकाल दोगे, नहीं निकाल पाओगे तो आपको पता है ये बोल्ट है, ये वी है, वी क्या होता है डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू की कितनी होती है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, और क्यू इक्वल टू कितना होगा, क्यू की क्या होती है आपके पास, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या आई है, आई इक्वल टू कितना होता है, क्यू की कितनी होती है आपके पास, ये हो जाएगा ए, और ये कितना हो जाएगा ए टी, तो ये कितना ऊपर, जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी, देखिए कितना हो गया ए स्क्वायर टी की पावर -3, ये यूनिट आ गई किसकी, रेजिस्टेंस की। करंट की डायमेंशन क्या होती है करंट की, एम्पियर ही तो लिखते हो, ए ही तो लिखते हो, आप नहीं लिखते ए, चार्ज इक्वल टू आई इक्वल टू क्यू टी होता है, क्यू बाई टी, क्यू इक्वल टू कितना हो गया आई टी, आई का ए है, आई टी, आई का ए है, इसका टी है, तो इसीलिए तो ए टी लिख दिया ये, तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो याद करने की जरूरत नहीं, बेसिकली आसानी से निकाल सकते हो अगर छोटे फॉर्मूले याद आप लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट, अगर मैं ग्राफ की बात करता हूँ, ग्राफ, तो इधर इधर है वी और आई, तो इसका जो ग्राफ है ये वी है ये आई है, इसका कुछ ग्राफ ऐसा भी हो सकता है और इसका ऐसा भी ग्राफ हो सकता है, तो आई और वी का जरूरी नहीं। ठीक है, तो ये है, ये जो स्लोप दिखाता है इसका स्लोप, ये जो स्लोप है ये आपका बेसिकली क्या दिखाएगा टेन थीटा, यानी आप बोलते हो डेल्टा वी बाई डेल्टा आई, जो कि क्या होता है आर, ये आर होता है या कांस्टेंट आर होता है कांस्टेंट, और ये भी दिखाता है इसका स्लोप भी क्या दिखाएगा आपके पास आर ई को दिखाता है, और ये क्या होता है वेरिएबल आर होता है, कैसा होता है वेरिएबल। ठीक है, वी और आई का जो ग्राफ है, जैसे आप बोलते थे क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, क्यू सी वी, और सी इक्वल टू क्यू बाई वी होता था, तो इसका ग्राफ क्या दिखाता है आपके पास, जैसे आर इक्वल टू वी बाई आई है, वैसे क्यू बाई वी, क्यू बाई कितना वी का ग्राफ क्या दिखाएगा आपके पास, स्लोप दिखाएगा, इसका स्लोप क्या दिखाएगा आपके पास, स्लोप कैपेसिटर दिखाएगा, कैपेसिटेंस। ठीक है, ये दिखाता है, इसका स्लोप दिखाता है आर, आर इज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, आर इज ए रेजिस्टेंस। क्वेश्चन देखना चाहोगे कैसे क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से ओमिक प्लांट है, कौन सा है ओमिक प्लांट है, तो ओमिक प्लांट क्या होता है हमेशा, चलिए इसमें ही साथ में ही लिखते जाइए, ओम्स लॉ क्या होता है आपके पास, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है कि आपके पास फिजिकल कंडीशन में, मतलब क्या है, अगर फिजिकल कंडीशन चेंज ना हो, ठीक है,
अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर कैसा हो, नॉर्मल हो। नॉर्मल मतलब ब्रैकेट में लिख सकते हैं कांस्टेंट हो। तो आपके पास I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और V इक्वल टू कितना होता है IR। इसको बोलते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, तो आपको लग रहा है ये Y इक्वल टू mx वाली कहानी है। बस ये R है, ये x है, ये वेरिएबल। तो ये कौन सी कहानी हो जाएगी? ए ऑप्शन करेक्ट वाला हो जाएगा। टीजीटी 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, इतना ठीक है। अच्छा, अगर फिर भी नहीं आएगा समझ, किसी कोई बोलेगा आपने तो ये भी बताया मैं हमारे पास, बिल्कुल बताया। किसी को डाउट है इसमें कि आपने तो ऐसा भी बताया था एक पीछे कि ये वाला भी बताया था, ये भी आर ही होता है, ये भी तो बताया था, मैंने ही बताया था। तो अगर डाउट आ रहा है तो चलिए एक चीज और ऐड कर देते हैं आप लोगों के लिए। इसको बोलते हैं, दो चीज और ऐड कर देते हैं। एक बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। क्या बोल देते हैं? ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर क्या होता है? अगर आपके पास आई और वी का ग्राफ क्या बने? स्ट्रेट लाइन बने। कैसी बनी? दीज कंडक्टर विच ओबेज द ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को ओबे करती है। जैसे कि मेटालिक हो गया, मेटालिक कंडक्टर जितने भी इसके एग्जांपल है, ये ओबे, ऐसे लिख सकते हैं ओबेज ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। और जो दूसरी क्या कहानी है, वी आई ग्राफ क्या बनाता हो? स्ट्रेट लाइन। क्या बनाता हो? स्ट्रेट लाइन बनाता हो, सीधी रेखा। ठीक है, एग्जाम्पल जितने भी मेटालिक कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर है, जितने भी धात्विक, जो भी है, जो धात्विक कंडक्टर है, वो क्या है? सब ओमिक कंडक्टर। एक और आता है जिसको बोलते हैं नॉन ओमिक। क्या बोलते हैं उसको? नॉन ओमिक कंडक्टर। अभी नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है कि अगर आपका पहले पॉइंट क्या है? नॉट ओबे, नॉट ओबेज ओम्स लॉ। दूसरी कहानी क्या थी? वी आई और ग्राफ क्या बनाता है? वी आई ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन नहीं बनाते हैं। कैसी लाइन बनाते हैं? ऐसी कुछ लाइन बनाते हैं कि ये वी है, ये आई है, और ये लाइन बनाते हैं कुछ ऐसे। तीसरा इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि आपके पास होते हैं डायोड हो गए, डायोड वाल्व हो गए, और ट्रायोड वाल्व हो गए, और ट्रांजिस्टर हो गया, और भी हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं? वैक्यूम ट्यूब हो गई, और भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा डिफरेंस। इसीलिए उस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा था हमने? क्योंकि वहां ओमिक लिखा हुआ था। अगर आप उस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, हाँ, तो क्या लिखा हुआ है? ओमिक। तो कैसा आएगा? अगर नॉन ओमिक लिखा होता तो कौन सा ऑप्शन हो जाता आपके पास करेक्ट? ये वाला हो जाता, अगर नॉन ओमिक, नॉन ओमिक। और ये है ओमिक की कहानी। ठीक है, चलिए अब जो है नेक्स्ट है आपके पास, वो है, हाँ, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन जे एंड ई
मतलब करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या अंतर है। तो J इक्वल टू सिग्मा ई होता है। क्या होता है? J इक्वल टू सिग्मा ई। जे तो आप जानते हैं, ई भी जानते हैं। सिग्मा इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। और इसको बोला जाता है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। ठीक है, क्या बोला जाता है? ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं? तो सीधे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ये क्या है आपके पास। चलिए, कल डिस्कस हो गए थे, बताइए इसमें डाइलेक्ट्रिक परमेबिलिटी क्या होती है। चलिए पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर इस पे तुरंत आते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है, J इक्वल टू सिग्मा ई रिप्रेजेंट कौन सा रिप्रेजेंट करता है? ओम्स लॉ रिप्रेजेंट करता है। ए ऑप्शन। देखो कितनी बार आ रखा है, एनबीएस 2019 में आ रखा है, पीजीटी में आ रखा है, यूपीपीएससी प्री में आ रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब बताओ, ये कल पढ़ाया था हमने डाइलेक्ट्रिक परमेबिलिटी, हमने इंपॉर्टेंट भी करवाया था। डाइलेक्ट्रिक कौन सा होगा? विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो जिनका ए ऑप्शन आ रहा है वो करेक्ट है, क्योंकि कल कहा था पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। ई यहाँ से हटाएंगे तो हमने कहा था काई और ई, तो काई तो परमेबिलिटी है। पी बाई ई, ए ऑप्शन। चलिए इसको बताइए, इस ऑप्शन का इसका कौन सा होगा? विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो ऑब्वियसली बात है, डी होगा। डी होगा, ए होगा? ये होगा, क्योंकि डी पहले होगा, देन ई प्लस पी। ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आज के लिए रखते हैं इतना। नेक्स्ट करेंगे हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कल का लेक्चर। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। कल क्लास दिन में होगी आप लोगों की।